जय हिंद दोस्तों। विवेक केशवाल नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इंडियन स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इंडिया जैसे एक बहुत ही बड़े देश का पीएम बन जाता है और उसका मर्डर भी एक विदेशी शक्तियों द्वारा ह्यूमन बम से होता है, जो कि पूरे विश्व के इतिहास में उस टाइम पर ऐसा पहला मामला था कि किसी एक्स पीएम या पीएम का मर्डर ह्यूमन बम द्वारा होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के बारे में। दोस्तों, इस स्टोरी की शुरुआत हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से होती है। दोस्तों, श्रीलंका आज के टाइम में एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, लेकिन 1980 के दशक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर हर जगह पर दंगे, फसाद और अशांति फैली हुई थी। दोस्तों, इसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर जो सिंगली लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और वहाँ पर दूसरे लोग थे तमिल लोग जो कि हिंदू धर्म फॉलो करते थे। तो वहाँ पर सिंगली लोग थे वो मेजोरिटी में थे और जो तमिल लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। दोस्तों, उस टाइम पर तमिल लोगों के बारे में तमिल लोगों के मन में ऐसी भावना फैली हुई थी कि जो उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे और उनके जो हक है जो उन्हें मिलना चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल रहे थे। तो वो लोग इस चीज़ का हिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये बात याद रखिएगा। तो उस टाइम पर हिंसक प्रदर्शन में बहुत सारे तमिल ग्रुप थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख या सबसे प्राइम ग्रुप था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इल, और इसका हेड था प्रभाकरन। तो दोस्तों, इस घटना ने एक भयंकर मोड़ तो तब ले लिया जब 13 जुलाई 1983 को लिट्टे ने श्रीलंकन आर्मी के 13 सैनिकों को मार डाला। तो ये सीधा अटैक श्रीलंकन सरकार ने अपने ऊपर माना और उन्होंने लिट्टे पर जो भी कार्रवाई की और वहाँ पर लिट्टे के और साथ साथ बहुत सारे तमिल लोगों पर भी अत्याचार जुल्म करना चालू कर दिया। तो सीधी सी बात है कि उस टाइम पर तमिल लोग थे जो कि हिंदू थे, उनके जो एक ही स्थल उन्हें सेफ लगा वो था इंडिया, और उस टाइम पर श्रीलंका के करीब था तमिलनाडु, श्रीलंका से एकदम करीब में होता है इंडिया में। तो लोग श्रीलंका में शरण देने के लिए आ गए। दोस्तों, जैसे जैसे वहाँ पर अत्याचार होता था वो लोग सीधे सीधे इंडिया में तमिलनाडु में शरण देने के लिए आते थे। लेकिन दोस्तों, 1986 आते आते ये जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और लाखों की संख्या में तमिल लोग हैं वो लोग शरण लेने के लिए इंडिया के तमिलनाडु में आते गए। दोस्तों, उस टाइम पर श्रीलंका के जो सीएम थे वो थे एंगी रामचंद्रन, और 1986 में ये घटना बहुत ही भयंकर श्रीलंका में हो चुकी थी और बहुत लाखों लोग तमिल लोगों पर अत्याचार हो रहा था। तो इंडियन सरकार भी कहीं ना कहीं तमिल लोगों के सपोर्ट में थी, उन्हें हक अधिकार दिलाने में सपोर्ट कर रही थी। तो उन्होंने उस टाइम पर जो तमिलनाडु के जो सीएम थे एंगी रामचंद्रन, उन्होंने इस घटना का एकदम बारीकी से मुआवजा लिया और उन्होंने इंडिया के पीएम जो कि दिल्ली में थे उनको पत्र लिखकर बोला कि आप लोग इन तमिल लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ कीजिए और श्रीलंकन सरकार को इस पर प्रेशर बनाए इस टाइप से कि वो लोग हमारे तमिल लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसे बंद करें। तो दोस्तों, उस टाइम पर राजीव गांधी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक श्रीलंकन सरकार से और जो लिट्टे जो हमारे तमिल लोग थे उनके वो लोग भी कहीं ना कहीं लिट्टे के हेड थे जो प्रभाकर उन्हें मानते थे, उन्हें अपने लीडर मानते थे लिट्टे के जो हेड थे उन्हें। तो उस टाइम पर राजीव गांधी ने एक श्रीलंकन राष्ट्रपति और लिट्टे के हेड प्रभाकरन दोनों के साथ दिल्ली के अशोका होटल में मीटिंग की और उन दोनों के बीच एक शांति समझौता करवाया। और इस शांति समझौते के तहत ये तय हुआ था कि इंडिया से एक 80,000 सैनिकों की 4 डिवीज़न में एक सेना जाएगी जिसे शांति सेना का नाम दिया गया। वो लोग वहाँ पर जो श्रीलंकन आर्मी और जो लिट्टे के तमिल लोग थे उन लोगों के पास से हथियार लेगी, मतलब उन हथियार जब्त कर लगी जिससे कि वहाँ पर शांति हो जाए। तो इस तरह से राजीव गांधी ने वहाँ पर जो लिट्टे के हेड और तमिल लोगों के लीडर प्रभाकरन और श्रीलंकन सरकार राष्ट्रपति जो जयवर्धन है उन दोनों के बीच शांति समझौता करवाया। दोस्तों, मैंने आपको जिस तरह बताया कि वहाँ पर एक शांति सेना भेजी गई थी शांति समझौते के तहत, जिनका काम यही था कि वहाँ पर जो श्रीलंका में जितने भी हिंसक विरोध कर रहे थे उनके पास से हथियार लेना और वहाँ पर एक शांति बनाए रखना। दोस्तों, शांति सेना किसी भी युद्ध की प्रिपरेशन करके नहीं गई थी, वो एक शांति समझौते के तहत वहाँ पर हथियार को इकट्ठा करने के गई थी जिससे कि वहाँ पर शांति बन जाए। लेकिन उस टाइम पर जो लिट्टे के हेड प्रभाकरन थे वो मान गए थे फिर राजीव गांधी के पास, उन्होंने इस समझौते पर बहुत सिग्नेचर भी किए थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर शांति सेना गई तो इस समझौते से किसी कारणों से मुकर गए और उन्होंने उल्टा हमारी जो शांति सेना गई थी उस पर ही अटैक कर दिया। जो हमारी शांति सेना उस टाइम पर युद्ध की प्रिपरेशन करके बिल्कुल भी नहीं गई थी, तो उससे हमारी सेना को भी बहुत ही नुकसान हुआ। और इसी वजह से फिर जवाबी कार्रवाई हमारी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो उस टाइम पर लिट्टे के और हमारी सेना के दोनों के आमने सामने बहुत ही ज़्यादा लोग उस टाइम पर मारे गए थे। दोस्तों, इस तरह से ही प्रभाकरन अपने वादे से मुकर गए। दूसरी ओर श्रीलंका में भी सरकार चेंज होते हैं। जो जयवर्धन में थे वो पीएम राष्ट्रपति, वहाँ पर राष्ट्रपति सिस्टम है तो वो राष्ट्रपति नहीं रहते और उसकी जगह पर दूसरे कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इन लोगों ने इस शांति सेना से आपत्ति जताई और उन्होंने इंडिया को बोला कि आप अपनी शांति सेना को
वापस बुला लीजिए। और उस टाइम पर इंडिया में भी सत्ता चेंज होती है, राजीव गांधी सत्ता से वो फिसल जाते हैं और उनकी जगह पर वीपी सिंह जो कि नए सरकार पीएम बनते हैं। तो फिर वो भी इस राजीव गांधी के इस फैसले के विरोध में थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर श्रीलंका से अपनी सेना को बुला ली। तो थोड़े टाइम में उसके बाद इंडिया में फिर से वीपी सिंह की सरकार अपना बहुमत संसद में साबित नहीं कर सकी, तो फिर से वो उनकी सरकार भी गिर गई और फिर से इंडिया में 1991 को पीएम का इलेक्शन होना था। इस बात की बात जैसे वहाँ पर श्रीलंका में लिट्टे को और प्रभाकर को होती है, तो उन्हें फिर से एक तरह से उन्हें झटका लगा और उन्हें ऐसा लगा कि अगर फिर से एक बार राजीव गांधी पीएम बन जाते हैं तो फिर से एक बार श्रीलंका में सेना भेजेंगे और फिर से वो लोग कार्रवाई करेंगे। तो वो लोग राजीव गांधी को हर हालत में पीएम नहीं बनना चाहते थे, तो इसका उन्हें एक ही रास्ता लगा कि अगर राजीव गांधी को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर पीएम बनेंगे नहीं। तो उन्होंने राजीव गांधी के मर्डर का प्लान श्रीलंका में बैठे बैठे रचना चालू किया। दोस्तों उस टाइम पर प्रभाकरण के सिवाय सिर्फ 4 लोगों के इस प्लानिंग के बारे में पता था। उन 4 लोगों में एक थे प्रभाकरण खुद, इनके अलावा जो 4 लोग थे उनमें थे एक बेबी सुब्रमण्यम, मुथु राजा, मुरुगन और शिवरासन। इनमें से जो शिवरासन था उनको प्रभाकरण ने इस घटना की पूरी प्लानिंग सौंप दी और उन्हें ही जो ह्यूमन बॉम्ब जो कि राजीव गांधी को मारने के लिए अरेंज करना था उनकी जिम्मेदारी भी शिवरासन को सौंप दी। तो शिवरासन और जो 4 लोग थे, प्रभाकरण को श्रीलंका में रहा, लेकिन जो 4 लोग थे वो लोग इंडिया में तमिलनाडु में आ गए, क्योंकि जब उन लोगों ने ऐसा एक डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही राजीव गांधी इलेक्शन की रैली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इलेक्शन आएगा तो रैली करने के लिए पूरे देश में कैंडिडेट हो जाते ही है, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि जैसे ही राजीव गांधी तमिलनाडु में रैली करने आएंगे तब हम उसे ह्यूमन बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो जैसे ही उन्होंने तमिलनाडु में ये जो 4 लोग आ गए तो उन्होंने ह्यूमन बॉम्ब को फाइंड करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें तमिलनाडु में कोई भी ऐसा जिम्मेदार लोग नहीं मिला जो कि बिना किसी बताए या जिस पर उन लोगों को विश्वास आ जाए। तो फिर वो लोग जो शिवरासन था जो कि इस पूरी प्लानिंग का हेड था, वो फिर श्रीलंका में गए और उन्होंने प्रभाकरण से बोला कि इंडिया में कोई ऐसा उन्हें लोग नहीं मिला जो जिस पर लिट्टे पूरा भरोसा कर सके। तो इसमें प्रभाकरण ने बोला कि तुम, जो शिवरासन को प्रभाकरण ने बोला कि तुम अपनी जो चचेरी 2 बहनें हैं, एक का नाम तनु और एक का नाम शुभा, उनमें से किसी एक को चुन लो, क्योंकि वो उसकी चचेरी बहनें थी तो उन पर वो लोग बिलीव एकदम कर सकते थे, उन पर विश्वास कर सकते थे, क्योंकि वो इससे पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रही। तो फिर शिवरासन जैसे प्रभाकरण के कहने के मुताबिक वो अपनी 2 चचेरी बहनें तनु और शुभा दोनों को इंडिया में तमिलनाडु में ले जाता है और फिर ऐसा डिसाइड करता है कि धनु और शुभा में से जो धनु है वही ह्यूमन बॉम्ब बनेगी। तो उन्होंने फिर धनु को ह्यूमन बॉम्ब की तरफ से एकदम कंफर्म कर दिया और फिर उन लोगों ने पूरी प्लानिंग राजीव गांधी को मारने की चालू कर दी। दोस्तों उस टाइम पर एक ह्यूमन बम बनाने के बहुत सारे केमिकल की जरूरत होती है, तो उन्होंने वो लोग इंडिया में इससे ही बाहर और श्रीलंका में वो लोग ऑलरेडी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, तो उन्होंने श्रीलंका से भी ये सब चीज़ें इकट्ठा करना चालू कर दिया और उन्होंने एट द एंड में सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब उससे वेट था एक ही बात का कि राजीव गांधी जब श्रीलंका में आए तब उन्होंने सीधे उड़ा देना है। तो उन्होंने इस घटना के रिहर्सल चालू किया। दोस्तों 12 मई 1991 को जब वीपी सिंह की रैली तमिलनाडु में थी, तब उन्होंने जो धनु थी उनको उसे राजीव गांधी समझकर उनके पास भेजा, लेकिन उसके पास तब बम नहीं था, सिर्फ उसके पास जाने को बोला, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारी सिक्योरिटीज रहती है। तो एक रिहर्सल की तरफ भेजा और वो उसमें कामयाब रही। उसके बाद उन्होंने डीएमके के हेड की रैली थी, उसमें भी इसी तरह से धनु को भेजा, तो उसमें भी वो कामयाब रही। फिर बात थी राजीव गांधी की। तो दोस्तों ये बात आती है 21 मई 1991 की, जब राजीव गांधी की तमिलनाडु में रैली थी और इसी दिन उन लोगों को राजीव गांधी को उड़ाना था। तो जैसे ही राजीव गांधी की रैली तमिलनाडु में होती है तो वो लोग एकदम चौकन्ने थे कि उन्हें सीधे इस किसी भी भूल किए बिना राजीव गांधी को उड़ा देना है। अब उन लोगों को एक ही बात की वेट थी कि जैसे ही राजीव गांधी तमिलनाडु में रैली करने के लिए आते हैं उन्हें उड़ा देना है। तो जिस तरह से राजीव गांधी पूरे कंट्री में रैली करते आते थे, तो उन्होंने 21 मई को तमिलनाडु की सिटी में रैली करने का पूरा आयोजन था। तो इन लोगों ने ऐसा न्यूज़पेपर में 20 मई को पढ़ा कि कल राजीव गांधी तमिलनाडु में रैली है, जो कि शाम के वक्त में थी। तो वो लोग पूरी तैयारी के साथ एकदम तैयारी थे। शाम को उनकी एक तमिलनाडु की सिटी में रैली थी, तो जैसे राजीव गांधी वहाँ पर आए तो ये लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। धनु थी, वो ह्यूमन बॉम्ब थी, उन्होंने अपने शरीर पर बॉम्ब लिपटा था
और उसके उन्होंने सलवार और कमीज उसके ऊपर पहने थे। जैसे ही राजीव गांधी स्टेज पर आते हैं, धनु है राजीव गांधी के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे वहाँ पर रोक देते हैं। लेकिन किसी भी तरह से राजीव गांधी के साथ उनकी जो सेक्रेटरी या फिर कोई नेता थी उनके पास वो पहुंच जाती है और हाथ मिला देती है और उन्हें बोलती है कि मुझे राजीव गांधी के पास हाथ मिलाने के लिए जाना है। तो बोलती है, लेकिन फिर भी आगे उसको जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रोक देते हैं। लेकिन तब वो चिल्लाते हैं, राजीव गांधी जब शायद कुछ किन लोगों से बात कर रहे थे तो वो चिल्लाते हैं कि मुझे पास आना है। तो राजीव गांधी जी हल्के से देखते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें बोलते हैं कि इन्हें आने दीजिए। जैसे ही धनु है और राजीव गांधी के पास जाती है तो नीचे वो झुकती है। जनरली हमारे देश में जब लोग नीचे झुकते हैं तो पैर छूने के लिए झुकते हैं, तो उन्हें हम ऐसे खंभे पर हाथ देके उसे ऊंचे उठाते हैं फिर से वापस। तो जैसे ही वो धनु चूँकि उसने बम की स्विच दबा दी और बम फट गया और वहीं पर ही राजीव गांधी की और उनके साथ 18 और लोगों की डेथ हो गई। और इंडिया का यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी, जो कि आज तक के इतिहास में इससे यंगेस्ट 40 साल से कम उम्र में कोई भी पीएम नहीं बना, उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी राजीव गांधी के मर्डर की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।